जब चुनावों का आखिरी साल हो तो दिल्ली शहर में पॉल्यूशन के साथ साथ हवा के अंदर पॉलिटिक्स भी तैरती है। यही वजह है कि आजकल आप मीडिया के अंदर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डाटा लीक की तलवारबाजियां देख रहे होंगे। लेकिन इन दिनों पिछले 2 दिन से दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस जिस खबर की चर्चा हो रही है वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली में होना। ममता बनर्जी का गेम प्लान क्या है? कोलकाता से दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी के पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स हम समझेंगे क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पहले कलकत्ता को वो अपना नर्व सेंटर बना के चल रही थी, वहां पर केसीआर गए, उनसे मिलने के लिए गए। आप ये भी कह सकते हैं कि ये केसीआर की तरफ से एक अपनी कोशिश भी रही होगी कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए कैसे नजर आए। लेकिन दिल्ली आकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सभी क्षेत्रीय दलों के लोगों से मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों के बाद वो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से मिल रही हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि कोई भी रीजनल पार्टी का व्यक्ति ये चाहेगा कि पहले मैं सारे क्षेत्रीय दलों को अगर एक प्लेटफॉर्म पर ले आऊं और उसका मैं सूत्रधार बन सकूं, फैसिलिटेटर बन सकूं, तो मेरा निगोशिएशन के टेबल पर कद बढ़ता है, मैं बातचीत करने के लिए लायक वहां हो पाता हूं। वरना मैं एक इंडिविजुअल पार्टी हूं। और यहां बात किससे करनी है? कांग्रेस में कितनी भी लिमिटेशंस हों, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है कि वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, तो कांग्रेस से आपको बात करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस से स्ट्रेंथ की पोजीशन से बातचीत की जाए, ये तैयारी किसी भी क्षेत्रीय दल की होनी चाहिए, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि मायावती इस वक्त जिसको कहते हैं फ्लेवर ऑफ द सीजन है। फूलपुर और गोरखपुर के बाद मायावती और अखिलेश ने जिस प्रकार का चैलेंज बीजेपी के सामने रख दिया है, उस संदर्भ में अचानक मायावती बहुत फोकस में आ गई। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए सोचना कि वो भी इस गेम में बनी रहें और इसके लिए कुछ एक्टिविटी करके दिखानी चाहिए और सारे अपोजिशन को एक करने की कोशिश करनी चाहिए, ये उनका प्रयास हो सकता है। यानी दो पॉइंट इस चर्चा में से। पहली बात यह कि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी सिर्फ 34 सांसदों की एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर नहीं मिलेंगी, वो एक ऐसे मोर्चे के अगुवा के तौर पर मिलेंगी जिसमें 1.5 दर्जन पार्टियां हैं ऑलरेडी। और दूसरा ये बड़ी खास बात है कि मायावती का कद अचानक गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी खेमे में इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी को अपनी नंबर 1 की कुर्सी शायद डगमगाती हुई नजर आई, तो वो एकदम से उन्होंने ये तीसरे मोर्चे की कवायद को तेज किया। देखिए, एक बात आप मान करके चलिए कि अपोजिशन में आप जब भी बात करेंगे तो अपने कद की वजह से शरद पवार को कोई अपॉइंट करे या न करे, वो इस सारी बातचीत के एक तरीके से प्रमुख व्यक्ति हैं। वही सबसे नंबर 1 जिनको कहा जाए वो हैं अपने स्टेचर की वजह से। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी उनसे एक प्रकार से उनके व्यक्तिगत कद के कारण वैसे ही बात करनी पड़ती है। तो शरद पवार को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, शरद पवार को कोई प्रमोट नहीं कर सकता। शरद पवार नेचुरल क्लेमेंट हैं फैसिलिटेटर बनने के और शायद इस बड़े अपोजिशन कैंप के नेता बनने के लिए भी, नॉट नेसेसरली प्रधानमंत्री पद के दावेदार। दूसरी बात ममता बनर्जी के लिए एक और है। देखिए, जिन जिन राज्यों में जहां सीधा मुकाबला नहीं है और जहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो सकता है, वहां पर इनकम्बेंट को डर हमेशा लगता है कि अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने में कहीं तिकोनी फाइट दिक्कत न डाल दे, खास करके तब जबकि बंगाल में बीजेपी बहुत एग्रेसिव जा रही है और उसके एग्रेशन का ऑब्जेक्टिव बड़ा साफ है कि वो कैसे सीपीएम को हटा करके पार्टी नंबर 2 वहां पर बन जाए। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है जो वो शरद पवार से कहती होंगी कि आप भी कांग्रेस पार्टी को समझाइए कि वहां पर सीपीएम और कांग्रेस हमारे साथ इस जुगलबंदी से चले। उनको चुनाव तो लड़ना होगा, शायद बाकायदा अलायंस भी ना हो, लेकिन एक टैक्टिकल अलायंस हो जाए, एक सीट एडजस्टमेंट हो जाए। क्योंकि अब एक सच्चाई बड़ी साफ है ना कि सबके इलाके बड़े साफ हैं कि आप यहाँ 6 सीटों पर रिलेवेंट हैं, आप यहाँ 8 सीटों पर रिलेवेंट हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच ममता बनर्जी का होगा बंगाल में, क्योंकि उसके बाद असेंबली चुनाव भी जल्दी ही आ जाएंगे, कि यहाँ पर ट्रायंगुलर न हो, सीधा मुकाबला हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक के खिलाफ एक कैंडिडेट के फॉर्मेट को पूरे देश में लागू करना होगा। सभी क्षेत्रीय पार्टियां ये करना चाहती है। शरद पवार तो ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर ही रहे हैं, जहां वो पूरे अपोजिशन को, छोटी पार्टियों को कांग्रेस और एनसीपी के साथ एक करना चाहते हैं।
देखिए, ये इच्छा होना उनके पास स्वाभाविक है, क्योंकि 42 अगर एमपीज वहाँ से आते हैं और 80 एमपी का यूपी है, जहाँ से अगर मायावती अकेले आएंगी और बहुत अच्छा करेंगी तो कोई 31 सीट लेकर के आ सकती हैं। वो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। जाहिर है कि अखिलेश तो वहाँ पर क्लेमेंट होंगे ही नहीं दिल्ली के लिए। ऐसे में ममता का यहाँ पर आकर के एक्टिव रोल प्ले करने के पीछे ये बिल्कुल मकसद हो सकता है और वैलिड मकसद हो सकता है कि वो भी एक पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं, और कम से कम वो नहीं तो अपना अगला मुख्यमंत्रित्व तो वो ठीक से सिक्योर करें। तो ये दोनों गेम प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन उनको सच्चाई मालूम है। सच्चाई ये है कि आपको कांग्रेस से बात करके ही ये काम करना होगा, क्योंकि उनके राज्य में एक खास तरह की सिग्निफिकेंस कांग्रेस की है। जो सिग्निफिकेंस कांग्रेस की बिहार में नहीं है, यूपी में है। बिहार यूपी में आप को जो मिल जाएगा आपको उसमें से काम चलाना पड़ेगा। बंगाल में तो आप कॉल ले सकते हैं ना कि आपको छोटी पार्टी के रूप में लड़ना है, एक अलायंस पार्टनर के रूप में लड़ना है, या आप अपने आप को बहुत बड़ा विपक्षी दल समझते हैं और बंगाल में लड़ना है, जबकि बंगाल में कुछ है नहीं। लेकिन सीपीएम को मैनेज करना है। सीपीएम को मैनेज करने के लिए कांग्रेस का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है ममता के लिए। इसलिए ममता के लिए प्रधानमंत्री पद के एम्बिशन के साथ यहाँ दिल्ली आना बिल्कुल वैलिड है और यह संभव भी है। इसीलिए आप देखिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सडनली हम लोग जो कहते हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी जो एक बड़ा पोल खड़ा हो गया बीजेपी का, उसके सामने एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाना आसान काम नहीं है। बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है, जो शायद पहली बार है और हट करके है, कि इतने कंट्राडिक्शन के बावजूद नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी का चैलेंज इतना बड़ा है कि सबको अपने सर्वाइवल, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उनके लिए एक प्रकार का ये आखिरी पारी होने वाली है। इसलिए एक प्रकार का ठीक ठाक सा अलायंस विल फॉल इन प्लेस। ये जज्बा, ये जल्दीबाजी भी अब सबको नजर आने लग गई है। भले अभी भी ये अनाउंस ना करें, अभी भी कोई स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग ना करें, कॉमन सिंबल की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे अपोजिशन पार्टी वाले इस बार बहुत नेचुरल ढंग से एक हो जाएंगे। खिचड़ी कॉम्बिनेशन बनेगा, गठजोड़ बनेगा, स्थिरता बनेगी, ये सब बीजेपी की कमेंट्री रहेगी। लेकिन जिसको कहते हैं ना इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, 100% तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कंट्राडिक्शन है और वैलिड कंट्राडिक्शन है। आंध्र हो या तेलंगाना हो या उड़ीसा हो या बंगाल हो, वहाँ पर सब जगह रीजनल पार्टियां भी हैं और कांग्रेस भी है, और कांग्रेस को तय करना है कि वो क्या रोल प्ले करे। मान लीजिए कि यूपी बिहार में अपनी दुकान बंद भी कर दे, तो ऐसे में इस अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स को अगर आप 100% अचीव नहीं कर पाते हैं और 75-80% भी अचीव कर लेते हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे सभी विपक्ष नेताओं में, उनकी बातचीत में, उनके टोन में दिखता है। ममता शिवसेना से एक तो इसलिए मिल रही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दरअसल एक विपक्ष की भूमिका के रूप में आई है, हालांकि वो बीजेपी की पार्टनर है सरकार में, और उस विपक्ष की भूमिका में वहां पर भी ट्रायंगुलर प्रॉब्लम है कि कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस हो गया, उसके बाद शिवसेना जो इतनी नाराज है, बीजेपी ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि वो अपने साथ जो अलाइज थे उसको बहुत भाव देने वाली नहीं है। ऐसे में कहीं तीसरा खूंटा तो नहीं गाड़ेगी शिवसेना, या उसके साथ भी एक टैक्टिकल अलायंस पॉसिबल है। और ये पवार साहब के लिए भी फिक्र का विषय है। तो पवार साहब के बिहाफ में उनकी तरफ से ममता बनर्जी को जाकर के संजय राउत को ये क्यों नहीं बोलना चाहिए कि देखिए पवार साहब और कांग्रेस का अलायंस यहाँ पर प्राइमेसी पाए, आप उनको मदद करो, आप भी अपनी जमीन बनाए रखो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने को विपक्ष मुख्य मान लो और वहां पर भी ट्रायंगुलर हो जाए जिसका फायदा बीजेपी को हो जाए। तो पवार साहब को भी पवार साहब के तरफ से ऐसी बातें करने के लिए कुछ बड़े नेता तो चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, राहुल गांधी के सामने अभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वो सारे विपक्ष को एक करने में एक एजेंट के रूप में, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भूमिका निभाते हुए नजर आए। इस तरह के इंडिकेशन दें, क्लियर ऑप्शन है कि नहीं मैं हूं दावेदार। दूसरा कि ये तो वक्त तय करेगा, ये तो पार्लियामेंट में जो नंबर आएंगे वो तय करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टेट लेवल के अलायंसेस बनाना जरूरी है और वहाँ सबकी जमीनें बड़ी साफ हैं। तो राहुल गांधी को तो और कांग्रेस पार्टी को तो ये तय करना होगा कि वो अपनी दावेदारी का बाकायदा ऐलान करके विपक्ष के नेताओं से बातचीत करे, या टैक्ट के नाते इस डिस्कशन को अभी कॉर्नर में पार्क कर दे। या तीसरा ऑप्शन है जहां कांग्रेस ये इंडिकेशन भी देना शुरू कर दे कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते कि हमारी दावेदारी है, कोई भी हो सकता है। क्या ये ज्यादा सीमेंटिंग फोर्स नहीं होगा विपक्ष को एक करने में? क्या इस बयान से शरद पवार हो या मायावती हो या अखिलेश हो या चंद्रबाबू नायडू हो या डीएमके हो या ममता बनर्जी हो, उनको ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा और वो ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा
कि वो परिस्थितियों की वजह से प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने का एक लाभ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब पैन इंडियन पार्टी की तरह से विपक्ष के साथ डिक्टेट करके बात करे, ये हो नहीं सकता। और उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है दिखाने के लिए कि देखिए एलाइज के साथ कैसे रहना नहीं रहना। बीजेपी का एक एग्जांपल आपके सामने है, जहां शिवसेना डंप हो गई, जहां चंद्रबाबू नायडू जैसा ढंग का एलाई डंप हो गया, जहां पर नीतीश कुमार को बिल्कुल शरणागत बना लिया गया। ऐसे में आप कैसे डील होना चाहते हो? कुछ लोगों के सामने ये ऑप्शन है ना, टीआरएस कहीं भी जा सकता है, चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू फिर भी वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं, डीएमके और एआईएडीएमके के धड़ों में कोई भी बीजेपी के साथ जा सकता है, या जो भी केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होगा उनके साथ जा सकता है। तो ये 2-3 वल्नरेबल वीक एरियाज हैं जहां कांग्रेस का अपना रोल है कि इस कंट्राडिक्शंस को और इस दोनों वाले ऑप्शन जो खुले हुए हैं उसको कैसे वो रोकने की कोशिश करें। देखिए, उस पर तो मेरा एक बड़ा मेरा फेवरेट जुमला वही है कि जमींदार साहब की जमींदारी चली गई, महल था वो भी खंडर हो गया, फिर भी आपको लगता हो कि इसी में बैठ के राजपाट करना है और आप उस टोन और टेनर में बात करेंगे, तो 2019 में अगर सबसे ज़्यादा मौका है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी आप ही का है। बिल्कुल, वो एक शेर है कि मेरी फटी टोपियों पे तंज ना कर, मेरे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। सर, इसीलिए शायद ममता बनर्जी ने ये बात बड़े जोर देकर कही थी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस इलाके में जो रीजनल पार्टी प्रभावी है, असर कर सकती है, उसे वहां प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए। शायद वो कांग्रेस को ये बात कह रही थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और वो वैलिड पॉइंट है कि जहां जो प्रभावी पार्टी है आप उसके साथ वहां पार्टनर नंबर 2 बनकर के बात करिए। लेकिन जो इसमें फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, खास बात है, जो ममता बनर्जी अभी तक बहुत खींच करके, सहम करके, बहुत इफ एंड बट लगा करके बात कर रही थी, अब जिस तरीके से आके प्रोएक्टिव ढंग से दिल्ली में बैठ करके 2 दिन गुजार करके सबसे बातें कर रही हैं, तो उनको ये समझ में आ गया कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फेडरल फ्रंट बनाने की उनकी कोशिश कमजोर होगी या शायद मिसगाइडेड हो सकती है। इसीलिए सारे अपोजिशन की बातचीत को करने के लिए एक रिंग के अंदर आना पड़ेगा। और ये जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जिस पर बहुत ज़्यादा बातचीत या चर्चा हम मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं देख रहे हैं, इसलिए लगता है कि शायद ये वन ऑफ द डेवलपमेंट है। ये वन ऑफ द डेवलपमेंट नहीं है, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, मायावती के स्वाभाविक उभार के कारण उनकी बढ़ती हुई दावेदारी एक फैक्ट है। ममता के मन में एम्बिशन हो पीएम बनने के, ये दूसरा फैक्ट है। और ऐसे में शरद पवार के बगैर, कांग्रेस पार्टी के बगैर आप कोई बात बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके जीवन में बाधा सीपीएम भी है। इसलिए सारी अपोजिशन पार्टियों को एक जगह आकर के बात करनी पड़ेगी, बार्गेन करना, निगोशिएट करना, ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करना, अपनी प्राइमेसी बनाना, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, वो होगा। लेकिन ये अपोजिशन पॉलिटिक्स इतनी जल्दी से इस स्टेज तक पहुंचेगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।